नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पदबंध का टॉपिक पढ़ाया था और उसमें हमने जाना था कि शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं और वाक्य क्या होता है। आज हम वाक्य के रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं उन्हें अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण एक टॉपिक है और वह परीक्षा में जो है वह 4 नंबर का है और 4 नंबर बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए आप इस विषय को अच्छे से समझें और जानने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वाक्य क्या होता है और एक बार हम फिर उसे दोहरा लेते हैं कि शब्दों का सार्थक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक से तात्पर्य होता है कि उसका कोई अर्थ निकलता हो। व्यवस्थित से मतलब है कि जो पद हमने रखे हैं, और पदों को आप जानते हैं, शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वे पद बन जाते हैं। तो व्यवस्थित जब पदों को रखा जाए तो उन्हें व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित तरीके से रखा जाए और क्रमबद्ध यानी उन सब का एक निश्चित क्रम हो कि कर्ता पहले, फिर कर्म के पूरक यानी कर्म से जुड़े हुए दूसरे शब्द और अंत में जो है वो क्रिया आती है। ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि शब्दों का वह समूह जो कि सार्थक भी हो, व्यवस्थित भी हो और क्रम से भी लगा हो, वह वाक्य कहलाता है। हिंदी में इन्हीं वाक्यों के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आपके पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्यों को जानना है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार भी आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जैसे कि प्रश्नवाचक वाक्य, विधेयवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इस प्रकार वाक्यों के अलग अलग प्रकार होते हैं। पर यहाँ पर हम रचना के आधार पर वाक्यों का निर्माण कैसे होता है या उन वाक्यों का रूपांतरण कैसे होता है। रूपांतरण शब्द से मतलब है बच्चों की रचना के आधार पर जितने प्रकार के वाक्य हैं उनको हम आपस में कैसे बदलेंगे। तो हम अभी जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और फिर उनका रूपांतरण कैसे किया जाएगा, यानी उनको बदला कैसे जाएगा। तो इससे पहले कि हम वाक्य के प्रकारों को जानें, हमें यह जानना जरूरी है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, क्योंकि वाक्य का अर्थ तो हम जान चुके हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, यानी वाक्य का निर्माण 2 पार्ट से मिलकर होता है। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य को आप सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को हम कहते हैं प्रेडिकेट। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है, यानी वाक्य का जो कर्ता है, यानी वाक्य में जो जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वह वाक्य का कर्ता होता है और उससे संबंधित जितने भी शब्द हैं वो वाक्य का उद्देश्य कहलाते हैं। सीधे शब्दों में हम इसे ऐसे समझेंगे कि वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जा रहा है, जिसके विषय में कहा जा रहा है वह कर्ता है और वही उद्देश्य है, वही सब्जेक्ट है। और विधेय वह होता है जो कि वाक्य में कर्ता के विषय में वे शब्द जो कि कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है, यानी प्रेडिकेट। जैसे मैं कहूँ कि श्याम सुंदर एक नामचीन व्यक्ति है, तो क्योंकि मैं श्याम सुंदर के बारे में बात कर रही हूँ तो उद्देश्य श्याम सुंदर है और एक नामचीन व्यक्ति, ये संपूर्ण जो है विधेय है, प्रेडिकेट है, जो सब्जेक्ट का विस्तार है, उद्देश्य का विस्तार है, एक्सपांडेशन है। तो आपको स्पष्ट है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक कर्ता यानी सब्जेक्ट और एक विधेय यानी जो कुछ भी कर्ता के विषय में कहा जाता है। बच्चों, इन 2 चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकारों को अच्छे से समझ सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको और भी उदाहरण समझाए गए हैं, जो कि सामने के पार्क में पीपल का पेड़ है। तो आप देखेंगे कि इस वाक्य में पीपल के पेड़ की बात हो रही है, तो जो पीपल है वह तो सब्जेक्ट है, यानी कि यह कर्ता है, लेकिन इसके आगे रखे हुए सारे शब्द भी
इस कर्ता को ही बता रहे हैं। हमने पहले पदबंध में भी ऐसा पढ़ा है कि वाक्यांश फ्रेज, यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो ये संज्ञा पदबंध है। तो ठीक है, सामने के पार्क में पीपल, पर यहाँ हम उद्देश्य और विधेय के हिसाब से समझ रहे हैं, इसीलिए सारा सामने के पार्क में पीपल तक उद्देश्य होगा और का पेड़ है विधेय होगा, यानी कि पीपल के बारे में एक वह पेड़ है ऐसा कहा गया, पर उद्देश्य के विषय में आगे की सारी बात है, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा कर्ता और उससे संबंधित सभी शब्द उद्देश्य कहलाते हैं। तो ये समझने की गलती कभी भी ना करें कि कर्ता या सब्जेक्ट का मतलब केवल एक शब्द होता है, ऐसा नहीं है। उसके बारे में जो कुछ पूर्व में लिखा जाता है वह भी उद्देश्य ही कहलाता है। इसी प्रकार देखिए आप, रमेश आज स्कूल से देर से आया, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रमेश के बारे में बात हो रही है और उसके आगे या पीछे उसका कुछ विस्तार नहीं है, इसीलिए सिर्फ रमेश ही यहाँ पर उद्देश्य है और आज स्कूल से देर से आया यह विधेय है। तो इस प्रकार बच्चों स्पष्ट है कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि वाक्य जो हैं रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। इस वीडियो में हम केवल मात्र सरल वाक्य के विषय में ही पढ़ेंगे और बाकी के 2 जो वाक्य के प्रकार हैं उन्हें बाद में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सरल वाक्य क्या है। जैसा कि बच्चों सरल का मतलब ही होता है सिंपल, वेरी सिंपल। तो जो वाक्य सिंपल हो यानी जिसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की समझने में दिक्कत ना हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। और व्याकरणिक परिभाषा के हिसाब से अगर हम इसे जानेंगे तो यह ऐसा है कि जिन वाक्यों में एक विधेय क्रिया होती है, विधेय आपने अभी भी जाना है कि कर्ता के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है उसमें सिर्फ एक विधेय क्रिया हो, अर्थात कि विधेय में मात्र एक क्रिया जहाँ पर लग रही हो, एक से अधिक क्रिया जहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्रिया का मतलब आप जानते हैं वर्ब, कार्य करने का तरीका। तो जहाँ पर जिन वाक्यों में सिर्फ एक उद्देश्य क्रिया विधेय क्रिया हो, यानी उद्देश्य तो उसके एक से अधिक हो सकते हैं, कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होनी चाहिए, तो वह सरल वाक्य कहलाता है। इसे हम उदाहरण में जानेंगे तो आपको और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर उदाहरण लिखा है कि सीता गाती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक उद्देश्य है सीता और गाती है केवल एक क्रिया है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि सीता गाती है और पढ़ती है तो क्रियाएं 2 हो जाएगी, कर्ता भले ही एक है लेकिन क्रियाएं 2 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सरल वाक्य नहीं रहेगा। तो आपको यह स्पष्ट रूप से जान लेना है कि जिस वाक्य में मात्र एक क्रिया होती है, आप इसे विधेय की क्रिया कहने से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जहाँ पर क्रिया सिर्फ एक हो, वर्ब सिर्फ एक हो, वही सरल वाक्य है। सीता गाना गाती है, यहाँ पर आप देखेंगे सीता उद्देश्य एक है और गाती है क्रिया भी एक है, लेकिन वह क्या गाती है? गाना गाती है। तो यहाँ पर परिभाषा में आप देखेंगे कर्म और उसके पूरक शब्द भी हो सकते हैं, यानी कि सरल वाक्य में कर्म भी होता है, गाना कर्म है। कर्म या उसे कहते हैं जब हमें प्रश्न उत्तर या जो भी हम वाक्य बोल रहे हैं उसमें अगर हम क्या पूछें, क्या करती है, उसका उत्तर जो होता है वह कर्म होता है। तो यहाँ पर सीता क्या गाती है अगर पूछा जाए तो सीता गाना गाती है। तो यहाँ पर कर्म और अन्य शब्द भी जो हो सकते हैं, चाहे वे विशेषण हो या कोई भी और शब्द जो कि वाक्य में होते हैं वे हो सकते हैं, वो पूरक शब्द कहलाते हैं। तो किंतु लेकिन क्रिया एक ही हो तब भी वह सरल वाक्य ही होगा। इसी प्रकार जब आप अगला उदाहरण देखेंगे तो लिखा है सीता और मीता गाना गाती है। सीता एक उद्देश्य है, मीता दूसरा उद्देश्य है, पर क्रिया क्या कर रही हैं? दोनों एक ही कर रही है, गाना गाने की, इसीलिए यह भी एक सरल वाक्य कहलाएगा। तो बच्चों स्पष्ट है कि जिन वाक्यों में केवल एक क्रिया होती है, उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं,
कर्म भी हो सकते हैं और उसके अतिरिक्त उनके पूरक यानी सहायक शब्द भी हो सकते हैं, पर क्रिया जहाँ पर एक ही होती है वह सरल वाक्य कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि वाक्य रचना के आधार पर यानी बनावट के आधार पर वाक्यों के जो 3 प्रकार है उसमें सरल वाक्य क्या है। अगले वीडियोस में हम इनके अन्य प्रकारों के विषय में जानेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए, इसके उदाहरणों को और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।